हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए और आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट, व्हाट इज़ मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस के लिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। हमारे जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम रिहर्सल कर रहे हैं। तो इसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मेरे साथ वाले के कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि मैं अपने आप में कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ एक-एक दिन के लिए। आपको किसी से कम्पीट नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको यही करना है। आपको दूसरों को देख के नहीं डरना है कि इसके तो 145 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। शुरू-शुरू में तो हमें 120 ही बहुत लगते हैं क्योंकि हमारे मार्क्स स्टार्ट होते हैं 60, 55, 50। मेरे 50 से स्टार्ट हुए थे। देन आज 145, 150 सब मेरे टेस्ट में आते हैं और एवरेज मेरा रहता है 140। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं 50 से 150 तक आई और मैं अपनी गलतियाँ भी बताऊँगी कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ज़रूर देखिए। पहले तो एक बात ये है कि बच्चे सोचते हैं कि हम सिलेबस को 100% कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे। नहीं, टेस्ट हमें 60 टू 70% सिलेबस हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट है। इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं ताकि जो गलतियाँ हो, यहीं से हम गलतियाँ करें, यहीं से हम सीखें और उसको हम प्रैक्टिस करें और उसको हम अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाएं जो हमारा वीक है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना हो दोबारा। तो टेस्ट हम इसीलिए देते हैं ताकि अपने को गलतियों को सुधार सकें। तो मैंने क्या गलती की थी अपने फर्स्ट ईयर में कि मैं टेस्ट तो देती थी। स्टार्टिंग से मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बट मैं क्या करती थी कि टेस्ट देती थी और मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। तो मैं क्या करती थी, जीके को भी लिखती थी पूरा, मतलब एक मैंने नोटबुक बना रखी थी, उसमें जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, सब कुछ पूरा लिख लेती थी। तो अब तुम सोचो, अगर मेरे 56 नंबर आए हैं, मेरे 70 नंबर आए हैं, तो मुझे कितना सारा एनालिसिस लिखना पड़ेगा जीके का, स्पेशली मैथ का। मैथ के स्टार्टिंग में क्वेश्चन ही छूट जाते थे। ये सबके साथ होता है। जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो उसके छूटता ही है क्योंकि वो उसको लास्ट में रखता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मैथ कर लेते हैं, उनकी दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है। रीजनिंग का तो मैंने स्टार्टिंग से सेक्शनल टेस्ट दिया है एंड इंग्लिश का भी सेक्शनल टेस्ट मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो उससे हुआ ये कि मेरे को पता चला कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एंड यहाँ पर ये गलतियाँ मैं कर रही हूँ, मेरा ये पार्ट वीक है। तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। फिर जब मैं फुल टेस्ट देती थी तो मेरा मैथ का उसमें छूट जाता था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर मैंने सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए थे और मुझे यूट्यूब का इतना पता भी नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि तू ऐसे कर। मैंने अपने हिसाब से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं सेक्शनल नहीं देती थी मैथ के क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें तो यार 50 में से 10 नंबर ही आएंगे, 8 नंबर ही आएंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते थे 20 मिनट में, और होते थे उनमें से भी गलत हो जाते थे। तो जिस चीज़ से डर लगता था ना, उस चीज़ को मैं दूर कर देती थी। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जब मेरा प्री नहीं हुआ उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अगर मैथ को हमने साइड ही रखा तो फिर तो हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसा स्टार्ट करा था कि बिल्कुल जैसे बच्चा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं रहता वैसे। तो उस टाइप से फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी ही गलतियों से मैंने खुद ने ही सीखा, खुद से ही किया जो करना है कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये गलत हो रही है। तो फिर मैंने सेक्शनल देना स्टार्ट करा और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आते तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि क्या मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम कर सकते हैं, बस हमें पेशेंस चाहिए, हमें चाहिए ये थिंकिंग चाहिए कि जिसके 120, 130, 150 नंबर आ रहे हैं वो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बेस क्या है, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी है, उनका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हमें उनका बैकग्राउंड भी
पता नहीं होता और हम उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद से कंपेयर करना है कि मैं 1 दिन पहले क्या था, 1 दिन बाद मेरा कितना इम्प्रूव हुआ, 1 हफ्ते बाद कितना हुआ, 1 मंथ बाद कितना इम्प्रूव हुआ। खुद में हमें इम्प्रूव करते रहना है, खुद से कम्पीट करते रहना है कि कल मैं वहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ। तो धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। और रही बात डिमोटिवेट होने की, वो सब होते हैं, सबको लगता है कि मेरे से कब होगा। और जब हम अगर 70 से 100 तक भी चले जाते हैं लेकिन 120 में इतना बुरे तरीके से फँसते हैं ना हर बच्चे। 120 ऐसा जगह है, वहाँ पे हर बच्चा स्टक होता है, हर बच्चा। फिर उसमें क्या है, वहाँ पर हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करा। फिर मैंने वो चीज़ें लिखी जो चीज़ें मुझे आती हैं बट मैं गलत कर रही हूँ फिर भी बार-बार उनको। तो वो चीज़ें मुझे याद रहनी चाहिए। और जो चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं है, उनको मैं लिख के क्या करूँगी? वो तो मैं पढ़ूँगी। मैं टॉपिक लिखने लग गई फिर कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं इसको पढ़ूँगी एंड जो क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हो रहे हैं, वो मैं लिखने लग गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने अच्छी करी और इससे मुझे बेनिफिट भी हुआ। फिर मेरा प्री क्लियर हुआ एंड देन मैंने मेंस दिया और मेंस में नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ पीछे हो गए वापस, तो ठीक है, लेकिन वहाँ से इम्प्रूव हो गया था। तो फिर एनालिसिस में पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखने, जितने हमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पूरे क्यों नहीं लिखने? क्योंकि वो नोटबुक जब हम देखते हैं ना 10, 15, 20 टेस्टों के बाद, वो पूरी भर जाती है और हमें लगता है कितना सारा मैटर हो गया पढ़ने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरा नहीं लिखना है। जो चीज़ें हमें आती हैं पहले हमें उन पर एनालिसिस करनी है कि ये चीज़ मुझे आते हुए भी गलत हो रही है, मुझे क्या इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है? क्या मैं इसमें सिली मिस्टेक कर रहा हूँ? ये सब देखना है और उसके बाद हमें उनको दोबारा से रिवाइज़ करते रहना है। फिर जब हमें जो चीज़ें आती हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद हमें टेस्ट में देखनी है कि क्या मैंने छोड़ा था, ये क्या मैंने पढ़ा ही नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना, पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते, तो फिर हमें वो अलग करने की, हाँ, ये मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मुझे नहीं आया था। तो जो गलत हो गए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। गलत हुए क्यों? हमें कॉन्फिडेंस था तभी तो हमने वो करे, फिर भी गलत हो गए, क्यों? तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा एनालिसिस करनी है शुरू-शुरू में। फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, धीरे-धीरे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, फिर जो हम स्किप करते हैं, उन चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे कि अब क्यों हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, फिर भी हम स्किप कर रहे हैं, तो क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है? तो वो आप अपने नोट्स इतने डिटेल में मत लिखो कि आपको पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे, बहुत ज़्यादा वास्ट लगे आपको। थोड़ा-थोड़ा लिखो। जैसे इंग्लिश का पार्टीशन कर लो कि मुझे वोकैब लिखनी है और सेंटेंस नहीं लिखना है पूरा, रूल थोड़ा-सा लिख लेना है कि हाँ, ये होता है। जैसे द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ऐसे लिख लो, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैथ में पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो उसमें फ़ॉर्मूला लिख लो कि हाँ, मुझे अगर ये फ़ॉर्मूला याद होता तो मुझे ये क्वेश्चन आ जाता। तो ऐसे आप उसको बिल्कुल शॉर्ट करने की कोशिश करो आपकी एनालिसिस कॉपी को, ताकि आप उसको पढ़ सको बाद में। फिर बात रही जीके की, जीके में क्या करो, आप क्वेश्चन लिखने के बजाय टॉपिक पर ध्यान दो कि हाँ, ये टॉपिक मुझे रिवाइज़ करने हैं। और रीज़निंग में जो चीज़ें आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, लॉजिक देखोगे कि हाँ, ये ऐसा है। रीज़निंग में तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके क्वेश्चन गलत ही ना हो, और गलत हों तो भी 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे और कुछ आपकी सिली मिस्टेक हो जाती है, उनको आप देख लो और उनको नोट करो। मैंने रीज़निंग के भी नोट किए हैं, मैं चारों सब्जेक्ट का अच्छे से एनालिसिस करती हूँ। और फिर आपको धीरे-धीरे महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी वो एनालिसिस कॉपी बहुत ज़्यादा एक चमत्कारी चीज़ होती है, वो रामबाण होती है हर चीज़। उसमें आप अपनी गलतियाँ लिखते हो, आप इतने नंबर आए, आपकी इतनी परसेंटाइल आई, वो लिखते हो। स्टार्टिंग में आपको औरों से कंपैरिज़न नहीं करना है, खुद पे आपको काम करना है। शुरुआत के वो टाइम ऐसा होता है कि आपको खुद पर काम करना है। ये गलती नहीं करनी है कि आप दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो गए और आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। आप मार्क्स के पीछे भागोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप मतलब
रह ही जाओगे। लेकिन आप अपनी गलतियों के पीछे भागोगे कि मेरी गलती ये थी, मैं इसको सुधारूँगा, इम्प्रूव करूँगा, तो आप धीरे-धीरे उस मार्क्स को अचीव कर लोगे, वो टारगेट अचीव कर लोगे कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। और फिर जब आपके 120 मार्क्स आने लग जाते हैं, तब आपको क्या है कि वहाँ पर हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, हमें सब पढ़ लिया हमने। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है और हमारी स्पीड पे काम करना होता है। स्पीड पे तो हमें शुरू से काम करना है, लेकिन सेक्शनल टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा देने हैं एंड जो कॉन्सेप्ट बार-बार गलत हो रहे हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करो, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करो। और इंग्लिश में भी आप अच्छे से रिवाइज़ करो वोकैब, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। इंग्लिश का पहले क्या था, बिल्कुल पीवाईक्यू का ही आता था। अभी भी पीवाईक्यू आता है, लेकिन अब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो हमारा होता है, रीडिंग एबिलिटी, वो थोड़ा अच्छा आया है 2025 में हर एग्ज़ाम में। तो आपको उस पर ध्यान देना है, आपको रीडिंग पर स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है। और जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे, तो आपको जो रूल नहीं आता, उनको आप अच्छे से रिवाइज़ करो, लिखो। एंड जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, पैसेज होता है, PQRS होते हैं, इनको हम लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसका अलग से फ़ोल्डर बना लो। रिवाइज़ करना हो उनको देख लो कि हाँ, मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ और ये चीज़ ऐसे आएगी। उसका सॉल्यूशन आप देखो कि हाँ, ये इसी वजह से आया है, यहाँ पर ये चीज़ चाहिए थी, यहाँ पर प्रीपोज़िशन चाहिए थी, यहाँ पर कंजक्शन चाहिए था, इसीलिए मैंने ये लगा दिया था। वो चीज़ें आप एनालिसिस करो, नोटिस करो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रानी मैम से आप एक बार प्रैक्टिस बैच ज़रूर करना, क्योंकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप अगर पढ़ोगे ना उनसे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी अच्छी चीज़ है जो मैम प्रैक्टिस करवाती हैं ना बैच में। सच में इतना इम्पोर्टेंट है ना, वो हर चीज़ को एकदम ऐसे पुर्जा-पुर्जा खोल के रख देते हैं। जैसे पूरा जैसे कोई मशीन है, उसके एक-एक पुर्जा खोल के रख दिया और उसका हर चीज़ हमें बताया कि ये चीज़ ये ऐसे जुड़ेगी, ये चीज़ ऐसे जुड़ेगी। उस तरीके से मैम पूरा सेंटेंस एक अलग-अलग उसका बताती हैं कि ये प्रीपोज़िशन इसकी वजह से, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ सब्जेक्ट ऐसे आया है, इसकी वजह से आया है। पूरा एक-एक चीज़ बताती है मैम। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस बैच रानी मैम का। और अगर आपको कोई और टीचर अच्छे लगते हैं, तो आप उनसे करिए, लेकिन आप ये सीखिए कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर। तो वो हमें टीचर बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। और रही टेस्ट एनालिसिस करने की, वो पूरा ही आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें कामचोरी करोगे, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मुझे नहीं मिला था फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मैं टेस्ट देती थी, लेकिन एनालिसिस को दोबारा पढ़ती ही नहीं थी, कॉपियाँ भर दी। फिर मुझे लगता था कि कितना मैटर हो जाता है, कुछ जितना हो सके उतना प्रिसाइज़ रखो, बिल्कुल छोटे से छोटी करने की कोशिश करो, हमारे नोट्स को कम से कम रखो। जितना आप बुक्स लोगे, जितना आप प्रैक्टिस के लिए आपको लगेगा कि प्रैक्टिस करने के लिए और बुक ले लेते हैं, अब नई आ गई तो और ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको फिक्स रखना है, फिक्स एकदम। अगर आपने किसी टीचर का बैच लिया है, तो जो उनकी शीट्स है वो मोर देन इनफ है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का रहा टेस्ट से हमारा कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आपने बैच नहीं लिया है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो PYQ बुक आपके पास होना मस्ट है, वो आप ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती थी कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। एक टेस्ट कम दे लो, लेकिन रिवीजन पूरा करो, एनालिसिस करिए उसका। ओके, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।